हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मैथ यानी गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी के इस क्लास में। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाला है तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से मैथ बनाया जा रहा है, कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। और सभी क्वेश्चन 2024 में इसी टाइप के पूछा जाएगा, बस अंक चेंज किया जाएगा। तो अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है यहाँ पर कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहाँ पर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताना है कि योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या मालूम होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। यानी प्रथम 10 लिखना है और उसको जोड़ना है, यानी योगफल करना है यानी जोड़ना है। तो 1 प्लस में 2 प्लस में यहाँ पर 3 प्लस में यहाँ पर 4 और प्लस में यहाँ पर 5 प्लस में यहाँ पर 6 प्लस में यहाँ पर 7 और प्लस में यहाँ पर 8 और यहाँ पर प्लस में 9 और प्लस में यहाँ पर 10। इसको जोड़ना है और इसका आंसर बताना है। बहुत ही सिंपल है। जब इसको जोड़ेंगे सभी को तो आएगा इसका राइट आंसर 55, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही क्वेश्चन को पूछ देगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर योगफल पूछा है। बहुत ही सिंपल है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर पूछा गया है √12 का परमेयकरण गुणांक क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि √12 का परमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले 12 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए यहाँ पर। तो 12 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 6, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 को 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा और रूट में क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3। तो इसका राइट आंसर आएगा 2√3, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर पूछा गया है। यहाँ पर 16 के पावर 0 है और प्लस में यहाँ पर 4 के पावर 0 है। यहाँ पर डिग्री नहीं है, 16 के पावर 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर 16 के पावर 0 और प्लस में यहाँ पर 4 के पावर 0 है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान यानी वैल्यू 1 होता है। तो इसका पावर देखिए 0 है, यानी 16 का पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा और प्लस में इसका भी वैल्यू 1 होगा। कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस के जगह पर यहाँ पर गुना होता तो इसका राइट आंसर 1 आता, लेकिन प्लस है तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू 1 1 होगा। तो जब इसे जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 4 नंबर, यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर विषम पूर्णांक पूछा है तो सभी संख्याओं पर एक देख कर यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कौन विषम संख्या हो जाता है। यानी जो m है सभी में, तो m के जगह पर हम 1 रखकर चेक करेंगे सभी को कि कौन विषम संख्या हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 है तो 4 और गुना में यहाँ पर m के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए 4 एकम 4 और 4 और 2 6 हो जाएगा। तो 6 एक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी विषम संख्या नहीं है। तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन चेक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में 4 है और गुना में m के जगह पर 1 और प्लस में 1 है। जब इसे जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 1 5। देखिए यह एक विषम संख्या है तो इसका राइट आंसर
आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यही एक विषम पूर्णांक का रूप होगा। सी ऑप्शन भी देख लीजिए, ये m के जगह पर यहाँ पर रखेंगे 1 और प्लस में यहाँ पर 4, 4 एकम 4 और प्लस में 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 भी एक विषम संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 5 नंबर, 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। यहाँ पर इसका विवेचक बताना है। तो विवेचक पूछे या विविधकर पूछे, दोनों एक ही होता है, बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले इसका फार्मूला याद होना चाहिए। विविधकर या विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर में होता है b² माइनस के 4ac। यहाँ पर ये फार्मूला होता है विविधकर का या विवेचक का। तो b के जगह पर देखिए ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। तो यहाँ पर देखिए b के जगह पर कितना है, तो 2 है, तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, प्लस का 2 है तो 2 का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर 4 है तो 4 और गुना। a के जगह पर देखिए x² के जो गुणांक होता है वह a होता है, यानी a के जगह पर देखिए 3 है तो 3 हो जाएगा, और फिर गुना यहाँ पर c के जगह पर देखिए, c के जगह पर यहाँ पर -1 है तो c के जगह पर हम -1 रखेंगे। अब देखिए जब इसे गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और माइनस में जब इसे गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 12 एकम 12, तो यहाँ पर देखिए माइनस का ये 12 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है 4, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 12। जब इसे जोड़ेंगे तो 12 4 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 एक संख्या है। बताना है कि यह कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले संख्या पर देखिए यह फार्मूला पर जाएगा। कौन सा फार्मूला पर जाएगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखिए a के जगह पर 3 है, b के जगह पर √3 है, a के जगह पर 3 है, b के जगह पर √3 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला पर जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला होता है a² माइनस के b²। तो सबसे पहले इसे हम हल कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि यह कौन सा संख्या है। तो a के जगह पर देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और फार्मूला में माइनस होता है। b के जगह पर क्या है, तो √3 है, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो सीधे हम 3 लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से भी रूट हट सकता है, या स्क्वायर कीजिएगा तो √9 आएगा, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा। और 12 कौन सी संख्या है, तो यह रूट में नहीं है, तो 12 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह संख्या एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर x का वैल्यू बताना है। तो माध्य बराबर सबसे पहले क्या होता है, माध्य यहाँ पर लिखेंगे, माध्य बराबर में फार्मूला होता है सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी कुल संख्याओं का योगफल बट्टा कुल संख्या। यानी सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में यहाँ पर 5 और प्लस में यहाँ पर 9 है, और प्लस में यहाँ पर 11 है, और प्लस में यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर x है तो x हो जाएगा, और बाटा में कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो यहाँ पर बट्टा 5 कर देंगे। अब देखिए माध्य के जगह पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर माध्य बराबर देखिए 7 दिया है, तो माध्य के जगह पर 7 हो जाएगा, और बराबर में अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़िए इसे, कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 20 यहाँ पर 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 29, और प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगाइए। अब इसे तिरछी गुना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29, प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर x बराबर में लिखेंगे 35, और यहाँ पर देखिए
प्लस का 29 है, इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस का 29 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 29 हो जाएगा। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 माइनस 29, घटाएंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर 12 11 12 11 11, यहाँ पर देखिए दो संख्या हैं, दो संख्या हैं 1 और 2, दो ही संख्या है और दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 1 2 1 1 2 इस तरह से रिपीट हो रहा है दो ही संख्या। तो जब दो ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, बताना है यहाँ पर कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 10 नंबर, समानांतर श्रेणी यानी एपी दिया है यहाँ पर 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट का यहाँ पर है, तो सार व अंतर क्या होगा। अब इसका सार व अंतर बताना है, यानी डी का वैल्यू बताना है कि डी का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, डी का वैल्यू निकालना यानी सार व अंतर निकालना। तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर A2 माइनस A1, यानी कुल मिलाकर कहे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद यानी A2 के जगह पर 8 है और माइनस A1 के जगह पर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर A2 माइनस A1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए A2 के जगह पर 8 है और यहाँ पर माइनस A1 के जगह पर कितना है, तो A1 के जगह पर यानी पहला पद 4 है, दूसरा पद 8 है, पहला पद 4 है, 8 में से 4 घटाएंगे 4। इसका सार व अंतर यानी डी का वैल्यू 4 आया, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 11 नंबर, बहुपद दिया गया है x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक बताना है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस के 11 है, 11 बराबर में यहाँ पर 0 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और बराबर में माइनस 11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या पर जब स्क्वायर होता है और वह हटता है तो उसे रूट में ले जाते हैं, तो यह रूट में जाएगा रूट 11। तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का रूट 11, एक माइनस का रूट 11, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, रूट 11 एक प्लस का और एक माइनस का रूट 11। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। बताना है यहाँ पर कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल होता नहीं है। रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी वर्गमूल होता नहीं है। और सी ऑप्शन देखिए दिया है रूट 7 गुना, यहाँ पर रूट 7 दिया है, जब गुना करेंगे तो रूट में 49 हो जाएगा और रूट 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो देखिए यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। बताना है यहाँ पर कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब इसका त्रिज्याओं का अनुपात बताना है कि इसका त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, इसमें रूट लगा देना है। तो अब इसमें रूट लगाइए, 4:1 है, इसमें रूट लगाएंगे। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो इसका वैल्यू आएगा 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे, अगर त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो रूट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर, सभी वृत्त होते हैं। बताना है यहाँ पर कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर पूछा गया है, यहाँ पर बिंदुओं दिया है 9,3 और 15,11 के बीच का दूरी क्या होगा।
यहाँ पर दो बिंदु दिया गया है जिसका बीच का दूरी बताना है। तो दूरी सूत्र याद होना चाहिए। इसका दूरी सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 के स्क्वायर, x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस में होता है फिर y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दूरी सूत्र का, यानी दूरी निकालने के लिए फार्मूला यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले x2 के जगह पर क्या लिखेंगे, x2 के जगह पर 15 है और माइनस का x1 के जगह पर यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और माइनस का माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और y2 के जगह पर 11 है माइनस y1 के जगह पर 3 है, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पर 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पर 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, तो 8 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 और प्लस में यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 100, और आप जानते हैं कि रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो इसका वैल्यू कितना आया, तो 10 इसका राइट आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए दोनों में 9 है, तो 9 को हम कॉमन कर लेते हैं, यानी बाहर कर लेते हैं। तो 9 को बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बचेगा, और यहाँ पर माइनस के क्या बचेगा, तो tan स्क्वायर ए बचेगा, क्योंकि 9 को हम कॉमन कर लिया है। तो tan स्क्वायर में यहाँ पर ए बचेगा। अब देखिए 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना। अब देखिए ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 19 नंबर, cos 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू बताना है, तो बहुत ही सिंपल है, एक को चेंज करेंगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम cos थीटा को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर किसी को भी चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा या cos थीटा को। तो cos थीटा को यहाँ पर चेंज करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस के यहाँ पर थीटा का जहाँ पर 48 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 42 है, तो माइनस का यहाँ पर साइन 42 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला होता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा का जहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर साइन और 90 में से 48 घटाएंगे तो यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो थीटा का जहाँ पर 42 और माइनस का यहाँ पर साइन 42 है, तो माइनस का यहाँ पर साइन 42 हो जाएगा। देखिए साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे, आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर बाटा में देता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, लेकिन अगर इस तरह से माइनस का देता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। अगर यही क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ पर देता है कि cos 48 डिग्री और बट्टा में देता है यहाँ पर साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ये बट्टा में है, भाग करेंगे तो 1 होगा। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन देगा माइनस का तो इसका आंसर 0 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर पूछा गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला है, त्रिकोणमिति का यह फार्मूला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो ये फार्मूला था, इसमें कोई सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, इसी आधार पर 2024 में क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इसी तरह से, बस अंक चेंज किया जाएगा, क्वेश्चन यही रहेगा, बनाने का कंसेप्ट यही रहेगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 20 क्वेश्चन में से कितना आप लोग का सही हुआ और कौन कौन क्वेश्चन आप लोग को समझ नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताना अगर कोई डाउट हुआ तो आई होप कि आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा हो। तो अगर आप